बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तस्नीम अहमद सिद्दीकी है और मैं अपने प्रोग्राम मानो या ना मानो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मौरख़ा 12 मई के एक मज़मून की जो कि जनाब सुहेल वड़ाइच साहब ने रोज़नामा जंग में लिखा है और जिसका उन्वान सुहेल वड़ाइच साहब ने रखा है उल्टी गंगा बह सकती है। मैं इसका थोड़ा सा हिस्सा आपको सुना दूँ लफ्ज़ ब लफ्ज़, फिर उसके बाद करूँगा कि सुहेल वड़ाइच साहब का असल मसला क्या था। शुरू में वड़ाइच साहब लिखते हैं, कहने को क्या नहीं हो सकता, उल्टी गंगा बह सकती है। लेज़र गनों और ड्रोन के दौर में तीर और तलवार से जंग लड़ी जा सकती है। बुलेट ट्रेन और तेज़ तरीन कारों की मौजूदगी में बैलगाड़ी पर शहर जाया जा सकता है। मुअज़्ज़ज़ लिबास पहनने की बजाय लंगोट पहनकर फिरा जा सकता है। पुख्ता घरों को छोड़कर गारों में पनाह ली जा सकती है और अगर हम करने पर आए तो हम 18वीं तरमीम भी ख़त्म कर सकते हैं। ये सुहेल साहब का वो बुग़्ज़ सामने आ गया जो इन्होंने उल्टी गंगा बहती के लिए लिखा। आगे चल के मौसूफ़ फिर लिखती हैं कि ज़माने की चाल देखें तो दरियाओं को उल्टा चलाने की बजाय पानी की मैनेजमेंट ऐसे की जाती है कि इनका सफ़र पहाड़ से ढलवान की तरफ कुदरती बहाव के मुताबिक हो। इसलिए आज तक किसी एक ने उल्टी गंगा बहाने की कोशिश नहीं की। इस तरह लोग तलवारबाजी तीर अंदाजी शौकियत तो सीखते, लेकिन ऑटोमेटिक गन्स के इस दौर में कोई तलवार और तीर से दुश्मन का मुकाबला नहीं करता। वो दौर अब गुजर चुका। फिर आगे चल के लिखती हैं सुहेल साहब, सारी दुनिया में यही रुझान है कि इख्तियारात ऊपर से नीचे तब्दील कर दिए जाते हैं और ताकि सतही लेवल पे इख्तियारात का आसान इस्तेमाल हो सके। तो लिखते हैं सुहेल साहब, सारी दुनिया में रुझान है मगर हम 18वीं तरमीम ख़त्म करके सूबों को दिए गए इख्तियारात वापस मरकज़ के लिए लेना चाहते हैं। ऐसा मुमकिन तो है मगर ये तारीख के दायरे के ख़िलाफ़ चलने के मुतरादिफ होगा। इसकी मिसाल देते हुए तो ये है वो बात जिस पे कि सुहेल वड़ाइच साहब काफ़ी ची बची हैं। उन्हें इस बात पे काफ़ी एतराज़ है कि 18वीं तरमीम के बारे में बातचीत क्यों हो रही है, 18वीं तरमीम को क्यों छेड़ा जा रहा है। सुहेल वड़ाइच साहब के बकौल 18वीं तरमीम तो की हैसियत वो है जो कि एक बाप ने इख्तियारात अपने बच्चों को दे दिए और बच्चों से जब उसने लेने की कोशिश की तो उसे या तो नाकामी हुई और या बहुत मुश्किलात का सामना आया। सुहेल वड़ाइच साहब, बाप बच्चों को हमेशा इख्तियारात देता है। बाप बच्चों को अपने साथ कारोबार में इसलिए लगाता है ताकि बच्चे कारोबार सीख कर उस कारोबार को आगे चलाएं और वो रफ्ता रफ्ता तमाम कामों में ताक हो जाएं। लेकिन अफसोस, आपने बाप और बच्चों का तो जिक्र कर दिया, लेकिन आपने वफाक को ये कहा कि वफाक की पॉलिसी 18वीं तरमीम के मामले में गलत है। मैं आपको ये बताता चलूँ, वफाक में 18वीं तरमीम के मामले में कोई पॉलिसी पे इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मसला ये था और मसला ये आ भी रहा है कि इख्तियारात अगर दिए गए हैं तो उसका सही इस्तेमाल भी होना चाहिए। आज जब हम कोरोना की जैसे मोज़ी मर्ज़ से नबर आज़मा है, पूरी कौम उससे लड़ रही है, तो आप मुझे ये बताएं कि बाप ने जब बच्चों को इख्तियारात दिए कि लो तुम अपने अपने सूबों में जाके, लाहौल वला क़ुव्वत, यहाँ पे मैं एक बात कर दूँ, आसिफ जरदारी ने कोई नेक नियति से ये इख्तियारात नहीं दिए थे जिसको वो क्लेम करता है कि मैंने सूबों को इख्तियारात दिए। उसमें भी उस वक्त बददियानती का अंसर शामिल था।
تو یہ کہنا کہ باپ نے اختیارات دیے، نہیں، فکرہ غلط ہو جائے گا۔ جب صوبے سے اختیارات، جب مرکز سے، جب وفاق سے اختیارات صوبوں تک گئے تو یہ امید بن چلی تھی کہ اب صوبے اپنی مرضی سے اپنے منصوبے مکمل کریں گے۔ انہیں زیادہ پتہ ہوگا کہ کون سا منصوبہ کس نوعیت کا ہے اور اسے کس لیول پہ مکمل کرنا چاہیے۔ انہیں یہ پتہ ہوگا کہ صوبے میں جب اختیارات آئے ہیں تو پھر یہ ڈویژن کی سطح پہ جائیں گے، ضلع کی سطح پہ جائیں گے، تحصیل کی سطح پہ جائیں گے اور بلدیاتی اداروں کی سطح پر جائیں گے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اختیارات زیادہ لوگوں کے درمیان میں جائیں گے تو کام کا معیار بھی زیادہ اچھا ہوگا۔ لیکن افسوس یہ نہ ہوا۔ آپ نے شروع میں جو مثال دی ہے کہ ڈرون، تو دراصل ڈرون کے مقابلے میں تلوار اور نیزہ بالے، یہ آپ نے ارطغرل کی ڈرامہ، جو ترکی کا ڈرامہ ہے وہ چل رہا ہے، آپ نے اس کی مثال اس لیے دی ہے کہ آپ نے ایک تیر سے دو شکار کھیلے ہیں۔ آپ اس ڈرامے پہ بھی مخالفت کرنا چاہتے تھے، اس ڈرامے کی بھی، اور آپ حکومت پہ بھی تنقید کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے لیزر گنوں کے دور میں، کاروں ہوائی جہازوں کے دور میں، سپر سانک طیاروں کے دور میں، بحری جہازوں کے دور میں، فاسٹ ٹرینز کے دور میں، آپ نے جب ذکر کیا گھوڑے اور بیل گاڑیوں کا تو یہ دراصل آپ کی تنقید تھی جو کہ آپ حکومت وقت پر کر رہے تھے کہ انہوں نے ارطغرل ڈرامہ کیوں چلایا۔ افسوس یہ نہیں ہے کہ ارطغرل ڈرامہ آپ کو پسند نہیں آیا، کیونکہ ہر آدمی کی اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ آپ نے تو کبھی ڈراموں پہ تنقید نہیں کی، آپ نے تو یہ بھی نہیں کیا کبھی کہ جب 22 کروڑ کے گھر میں رہنے والے، ڈرامے کے 22 کروڑ کا گھر، عام گھروں کی بات نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے وہ آپ کو اپنے گھروں میں نہ بلاتے ہو، جب ڈرامے میں 22 کروڑ کے گھروں میں رہنے والے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ شوہر کا معاشقہ کہیں چل رہا ہے، بیوی کسی کے ساتھ اٹیچ ہے، لڑکیاں بوائے فرینڈ بنا رہی ہیں اور لڑکے گرلز فرینڈ بنا رہے ہیں، کسی کو کسی سے غرض نہیں ہے، اور ہر آدمی ایک آبرو باختہ نعرہ جو کہ ہماری کچھ موم بتی مافیا عورتیں لگوا رہی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، اس کے تحت چل رہے ہیں، تو پھر یہ سب کام کرنے کے لیے کرپشن ہوتی ہے، بے ایمانی ہوتی ہے، بدعنوانی ہوتی ہے، اور آپ نے یہی سب چیزیں اس وقت پاکستان کا ہر ڈرامہ سیریل انہی چیزوں پہ چل رہا ہے۔ بڑے بڑے مکان، چھوٹے چھوٹے لوگ اس لیے کہ ان کی اپنی سوچ ہی چھوٹی ہوتی ہے۔ ڈرامہ لکھنے والوں میں اکثریت وہ ہوتی ہے جو ذو معنی الفاظ استعمال کرے، جو ڈرامے لکھتے ہوئے اس چیز کا میسیج دے کہ ماں باپ سے بغاوت کرو، جو ڈرامہ لکھتے ہوئے اس چیز کا میسیج دے کہ رات کو پڑھنے کی بجائے سیل فون پہ اپنی رات گزارو۔ تو جناب ایسے حالات میں آپ مجھے بتائیں کوئی ڈرامہ جس میں عشق معشوقی نہیں ہے، کوئی ڈرامہ جس میں پیسے کی فراوانی، حرام کے پیسے کی فراوانی نہیں ہے، کوئی ڈرامہ جس میں میاں بیوی کا لڑائی جھگڑا نہ ہو، اور کوئی ڈرامہ جس میں 20-22 کروڑ کا مکان نہ ہو، ایسے کوئی ڈرامے آپ دکھائیں۔ دوسرے یہ بھی ہوتا ہے کہ 22 کروڑ کے مکان میں رہنے والی لڑکی 10 لاکھ کے مکان میں رہنے والے لڑکے کو پسند کرتی ہے، اور 22 کروڑ کے مکان میں رہنے والا لڑکا کسی 10 لاکھ کے مکان میں رہنے والی لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد جو نفرتیں چلتی ہیں، جو سازشیں چلتی ہیں،
वो सब है। बहरहाल मैं इस बारे में आपका ये बता रहा हूँ कि आपने एक तीर से दो शिकार खेले थे। फिर आपने कहा कि इख्तियारात नात इख्तियारात, आपने कहा इख्तियारात निचली सतह तक आती हैं, और अब अगर हुकूमत 18वीं तरमीम ख़त्म करके वो इख्तियारात वफाक में लाना चाहती है तो ये उल्टी गंगा बहना कहलाएगा। जी हाँ, ये उल्टी गंगा तो बहेगी। मसला ये है कि आप मुझे बताएं, आप हर चीज़ लिख रहे हैं, आप शहबाज शरीफ का इंटरव्यू भी लिख रहे हैं, आप मुस्तफ़ा ज़ैदी का शेर भी पढ़ रहे हैं कि सारे शहर ने दस्ताने पहने हुए हैं, लेकिन आप इस चीज़ को नहीं देख रहे, आपका कलम इस पे नहीं चलता कि सिंध में क्या बेईमानी हो रही है, सिंध में अवाम का मेयार ज़िंदगी क्या, सिंध में कुत्ते तो हैं, कुत्ता काटे की वैक्सीन नहीं है, सिंध में स्कूल तो हैं लेकिन वहाँ पे गधे बंधे हुए हैं, सिंध में वडेरे तो हैं लेकिन उनके कमी जानवरों से बदतर खाना खाते हैं, सिंध में जागीरदार तो है लेकिन साथ ही उसने गुंडे भी रखे हुए हैं। शाहरुख जतोई का केस इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की ये बयान इसका बहुत बड़ा सबूत है कि हाँ, मैंने असला दिया है, मैंने 2 करोड़ 2 लाख लाइसेंस दिए हैं। ओ भाई, शहर है या तुम जंग में दे रहे हो 2 लाख लाइसेंस? आपने इस पे नहीं लिखा, आप तो ये लिख रहे हैं कि 18वीं तरमीम का फैसला, 18वीं तरमीम नहीं होनी चाहिए, ये रिवर्स बैक ना हो ताकि सिंध की हालत मज़ीद ख़राब होती चली जाए, इख्तियारात MNA MPA के पास रहें, गरीब से गरीब तर होता चला जाए। यही चीज़ है। 18वीं तरमीम देने का मतलब था कि सूबों को ये कहा गया था कि तुम अपनी मर्ज़ी से खर्च करो, लेकिन ये नहीं कहा गया था कि अपनी मर्ज़ी से अपने लिए खर्च करो, आवाम के लिए भी खर्च करो। तो सुहेल वड़ाई साहब, कभी इससे निकल के भी सोचा करें, इमरान की मुखालफत से निकल के भी सोचा करें। इमरान के लिए जो आपके दिल में नफ़रत है, जो कदूरत है, जो बुग़ज़ है, कभी उसके अलावा भी सोचा करें। आप हर चीज़ सोच सकती हैं, आप अच्छा सोचती हैं, लेकिन जहाँ पे इमरान खान का नाम आए, आपके दिमाग का सॉफ्टवेयर वहाँ पे एकदम मनफी अंदाज में सोचने लगता है। इस सॉफ्टवेयर को तब्दील करें, सच को सच कहें, अच्छे को अच्छा कहें, वरना आपके जहाँ तक आपका ताल्लुक़ था कि आप मियाँ शहबाज शरीफ साहब के इंटरव्यू भी कर रहे थे, ये भी बता रहे थे कि वो वज़ीर आज़म बनते बनते रह गए, वो सीढ़ी चढ़ रहे थे, वो तो लंदन से शेरवानी भी लाए थे, लेकिन वो वज़ीर आज़म ना बन सके, और शहबाज शरीफ ने ये कह दिया कि सुहेल वड़ाई झूठ बोल रहा है, मेरा ऐसा कोई बयान नहीं था। सुहेल वड़ाई साहब झूठ ज़रूर बोलें, सहाफ़त ही झूठ का नाम है, झूठ का दूसरा नाम सहाफ़त है। आप अगर सहाफ़ी बन के रहना चाहते हैं तो आप झूठ बोलेंगे, ज़रूर बोलें, लेकिन झूठ में भी एक तवाज़ुन होना चाहिए, एक मेयार होना चाहिए और एक अखलाक होना चाहिए। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अर्तुगरल ड्रामे का जो आपने नक्शा खींचा है, ये हमारी तारीख़ है, ये वो तारीख़ है जो कि हमारे ड्रामा निगारों ने आवाम के जवानों को दिखाना छोड़ दी थी। वो ड्रामे जो आज दिखा रहे थे करोड़ों रुपए वाले, ये वो तारीख़ नहीं थी। अर्तुगरल दरअसल तारीख़ है जो कि ड्रामे के ज़रिए हम अपने नौजवानों को एक सबक दे रहे हैं कि हमारे आबा व अजदाद कितने ईमानदार थे, कितने जीदार थे, कितने बहादुर थे, कितने जफाकश थे और कितने मुहिब वतन थे। आप ज़रा आज के मौजूदा लोगों में से जो तारीफ़ें मैंने की हैं, ज़रा आप वो लिए हैं, आप बताएं कौन कितना ईमानदार है,
कितना जफाकश है, कितना मुहिब वतन है। और आप सहाफ़ियों में से भी निकाल लाएं। आपको तो एक ही सहाफ़ी नज़र आ रहा है इस वक्त, मीर शकील उर रहमान, जो कि अंदर है, जिसके लिए आप सब लोग मछली की तरह तड़प रहे हैं कि वो कब वापस आएगा। इन चीज़ों को छोड़ें, इन चीज़ों को छोड़ के हक़ाइक़ का सामना करें, और हक़ाइक़ का सामना करते हुए आप लोगों को ये बताएं कि असल हकीकत क्या है, 18वीं तरमीम वापस लेने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। अगर ये वापस हो गई तो ये सिंध हुकूमत के लिए एक चार्जशीट है कि वो कर क्या रहे हैं, वो पैसा खर्च किधर कर रहे हैं, वो पैसा जा किधर रहा है। तो इसके साथ ही मैं ख़त्म करता हूँ। अपने भाइयों से दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। दूसरे, अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो इसे कमेंट बॉक्स में लिखें, लेकिन बराए मेहरबानी सवाल शाइस्ता लिखें और टू द पॉइंट लिखें। मैं हथुल मकदूर कोशिश करूँगा कि अपने अगले प्रोग्राम में आपको उसका जवाब दूँ। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।